तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के क्रम में जो भी त्रुटि रह गई थी उन त्रुटियों को दूर करते हुए बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन वितरण नियम लाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह समझाया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। अब इसके बाद काफी छोटे छोटे टॉपिक हमारे रह जाते हैं, जिन टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका परमाणु संख्या। सबसे पहले क्या है आपका परमाणु संख्या, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई परमाणु, सबसे पहली चीज की जो डाल्टन महोदय थे, वे डाल्टन महोदय ने क्या बताया कि कोई भी अगर आपके पास परमाणु है तो उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और जो आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी धन और ऋण की संख्या आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। यह किसने बताया? आपके डाल्टन महोदय ने बताया। यानी कि अगर कोई आपके पास परमाणु है तो उसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो आपके प्रोटॉनों की संख्या है वह आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। और जब माइनस और प्लस की संख्या क्या होगा? बराबर हो जाएगा, तो माइनस प्लस के प्रभाव को निरस्त कर देगा। यानी कि जो भी इसके अंतर्गत माइनस प्लस हैं वे एकदम निष्क्रिय होकर के निष्क्रिय अवस्था में परमाणु के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी अवस्था को हम परमाणु की उदासीन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? परमाणु की उदासीन अवस्था कहते हैं। यानी कि संसार का जो भी परमाणु है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अर्थात संसार का प्रत्येक परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। संसार का कोई भी परमाणु कैसा होता है? आपका उदासीन होता है। अब जो यह परमाणु है आपका, इस परमाणु के अंदर जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी, किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उस संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर, किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। अब दूसरे क्रम में बात आता है द्रव्यमान संख्या। दूसरे बाद में क्या आता है? द्रव्यमान संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास कहते हैं। और इसे यू से भी प्रदर्शित करते हैं। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार निश्चित कक्षाएं होती हैं और उस निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और परमाणु नाभिक में दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो P प्लस और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। तो यह चीज आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और किसी भी परमाणु के अंदर P प्लस की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। दोनों चीजें हमने बताई आपको कि किसी भी उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉन प्लस P प्लस की संख्या होती है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है वह क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान संख्या। अब जैसे कोई आपका है आपका एक हीलियम परमाणु, यानी कि अगर कोई आपका परमाणु है तो उसको परमाणु संख्या को कहां हम लिखेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए उसकी परमाणु संख्या को कहां लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान को कहां लिखेंगे? तो यहां इसके नीचे इस तरफ लिखते हैं हम क्या? परमाणु संख्या। इस तरफ हम क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या। इस तरफ हम क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और ऊपर में हम यूनिफाइड मास लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। अब यहां पे आप बेशक परमाणु लिख सकते हैं, यहां पे कोई भी परमाणु हो सकता है, किसी भी परमाणु को हम यहां लिखेंगे और उस परमाणु की परमाणु संख्या को उसके नीचे इस तरफ लिखेंगे और किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को हम इस तरफ इसमें ऊपर लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी उसका 1 होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक को यहां, परमाणु भार को यहां, यानी कि इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को लिखेंगे। अगर बात करें हीलियम की, तो हीलियम का
परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 2 होता है। तो परमाणु क्रमांक को यहां, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 4 होता है, तो 4 को हम यहां लिखेंगे। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है, 3 होता है, तो परमाणु क्रमांक को 3 को हम यहां लिखेंगे, और इसके परमाणु भार कितना होता है, 6, तो 6 को हम यहां लिखेंगे। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो 6 को हम यहां, और परमाणु भार आपका 12, तो 12 को हम यहां लिखेंगे। यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या को आप अब समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी तत्व के साथ निरूपित करते हैं, किसी भी तत्व के साथ किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। यह चीज बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अब तक केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि संसार में जितने भी पदार्थ बने हैं, अब तक टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और माना ऐसा जाता है कि यही जो 118 तत्व हैं, इन्हीं के द्वारा पूरे सृष्टि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। पूरे सृष्टि में आपके अब तक के ज्ञात तत्व कितने हैं, 118 हैं, जिनको आवर्त सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस अगर आपके क्लास 9वीं में नहीं दिया होगा तो अब अगली क्लास में जब जाएंगे तो तत्वों के अरेंजमेंट की व्यवस्था आप वहां से पढ़ेंगे। अभी आपको यह लग रहा होगा कि हमें सर कैसे पता होगा कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, कैसे पता होगा कि हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, यह कैसे पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। तो धैर्य रखिए, सब कुछ आ जाता है। अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आपको एकदम बेहतर आने लगेंगी, और उन चीजों में आप धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, उन चीजों में धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे। तो यह सब अभ्यास का देन है। 118 तत्व है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 118 तत्वों को याद भी आप कर सकते हैं, एक एक तत्वों के गुणधर्मों को याद कर सकते हैं। तो और अगर केमिस्ट्री में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको चीजें समझनी होगी, चीजें आपको याद करनी होगी, चीजें आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो पिछली बताई गई बातों को याद रखता है। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक, और यानी इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज जो होती है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक चीज जो होता है वह क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस बीमारी का नाम है? आपने पढ़ा, आपने देखा, क्या देखा? आपने ये देखा कि जो अभी बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण नियम पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रॉनों को रखने का क्रम था, इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है कक्षाओं में, वो चीज आपको बताई गई थी। यानी कि जैसे अगर आपका हीलियम का परमाणु है, तो हीलियम के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे ही, इसके बाहर एक ही कक्षा उपस्थित रहती है, क्योंकि हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है, 2, और 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन ही रहेंगे। और पहली कक्षा में एक अपवाद है जिसे हमने बताया भी था कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब सोडियम के परमाणु क्रमांक को 11 होने के लिए जो Na में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी, पहले कक्ष में तो हमेशा क्या होती है, 2 ही होती है। तो पहले कक्ष में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और दूसरे कक्ष में क्या हो जाएगी, 2 के बाद दूसरे कक्षा में आता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका हो जाएगा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया है, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, वह इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं का निर्धारण करता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी मतलब कौन कौन सी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यह आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बारी बारी से सब कुछ आपको सीखना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आगे आता है आपका समस्थानिक। फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग करते हैं, जिसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, फिर से 8, फिर 18, 18, फिर इस प्रकार से आगे करके 36 चलता जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम आगे जाकर के अगर दिया होगा आपके बुक में तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। 2 चीजें और होती हैं आपकी, एक तो आपका क्या होता है, आइसोटोप, जिसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। एक आपका होता है आइसोबार, जिसे हम क्या कहते हैं, समभारिक। आइए हम आइसोटोप और आइसोबार को हम
समझते हैं। तो अगले क्रम में हम समझेंगे समस्थानिक को। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक, जो स्थान क्या रखता हो? समान रखता हो, यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। स्थान का मतलब देखिए, अभी आगे जब जाएंगे अगली क्लास में तो आप पढ़ेंगे क्या? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। तो यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्हें स्थान दिया गया है कि आवर्त सारणी में किस स्थान पे रखा जाए, पहले स्थान पे रखा जाए या दूसरे स्थान पे रखा जाए या तीसरे स्थान पे रखा जाए या 50वें स्थान पे रखा जाए। तो ऐसे तत्व जो क्या हो, जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन दो प्रकार से पाया जाता है हमारे पर्यावरण में। जो क्लोरीन होता है दो प्रकार से पाया जाता है और दोनों का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। एब्सोल्युटली कि आपका स्वाभाविक सी बात है कि जो क्लोरीन यह भी है, क्लोरीन यह भी है, तो परमाणु क्रमांक तो सेम ही होगा। एक का जो परमाणु भार होता है 35 और दूसरे का परमाणु भार कितना होता है? दूसरे का परमाणु भार होता है 37। तो इस प्रकार से क्लोरीन दो रूपों में पाया जाता है। और एक चीज और कि जो तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपर रूप। उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो जो तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, अपर रूप, यानी जिसके एक से अधिक रूप हो, वह क्या कहलाता है? आपका अपर रूप। तो क्लोरीन का क्या होता है? अपर रूप होता है। क्लोरीन के दो अपर रूप होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो 17 दोनों का होता है, लेकिन एक का परमाणु भार 35 होता है और दूसरे का परमाणु भार कितना होता है? 37 होता है। अगर हम एक और बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है, कार्बन के भी दो तत्व पाए जाते हैं, परमाणु क्रमांक तो दोनों का 6 होता है। कार्बन का जो दोनों का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, लेकिन एक का परमाणु भार 12 होता है और दूसरे का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो कार्बन के भी क्या पाए जाते हैं? अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के भी अपर रूप पाए जाते हैं और एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, दूसरे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो सिंपल सी परिभाषा समस्थानिक की समझ लीजिए कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक इक्वल हो, किंतु परमाणु भार जो है परमाणु भार बराबर ना हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी कि यह क्लोरीन और यह क्लोरीन क्या है? समस्थानिक है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? बराबर हो, किंतु परमाणु भार बराबर ना हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक इसके विपरीत कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो अगर हम ले लें किसको? क्लोरीन को ले लें और हम ले लें किसको? नाइट्रोजन को। क्लोरीन का परमाणु भार 6, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना? 7। और जो आपका क्लोरीन नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7। लेकिन अगर कार्बन के परमाणु भार की बात करें तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है और नाइट्रोजन का भी जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 14 होता है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, किंतु परमाणु भार क्या हो? इक्वल हो, परमाणु क्रमांक क्या हो? इक्वल ना हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समस्थानिक और समभारिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपका जो चैप्टर 3 है वह पूरी तरह से आपका समाप्त होता है। अब अगले क्रम में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में।